कॉन्क्लेव में अब हमारे अगले मेहमान हैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती जी का। भारत भूषण भारती इससे पहले हरियाणा कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। आइए सुनते हैं भारत भूषण जी को। आप दोनों माननीयों का स्वागत है यहाँ पर। और अभी जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो शख्सियत हमारे सामने है। सभी अपने सवाल रख लीजिएगा क्योंकि भारत भूषण भारती जी मंजे हुए राजनेता भी हैं और आपको मैं बता दूं कि राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार हैं और पूर्व में चेयरमैन रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। गर्ग जी हैं, हरियाणा गौ सेवा आयोग चेयरमैन हैं और गोवंश संवर्धन को लेकर लगातार उनकी कोशिशें जारी है, उन पर भी आप सवाल कर सकते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर होने वाले हैं जगदीप सिंह जी, अंबाला के हमारे पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो होंगे और ये पूरा सेशन रहने वाला है और आप सब भी अपने सवाल तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले भारती जी स्वागत है आपका। सर, भारत आज के इस कार्यक्रम में, इस कॉन्क्लेव में स्वागत करते हैं हम आपका। सबसे पहले तो मैं आपके इस नेटवर्क हरियाणा आज का जो चैनल है जिसकी शुरुआत आपने शुभारंभ किया हुआ है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप विशेष तौर पर हमारे हरियाणा प्रांत के जो नौजवान साथी हैं उनको स्वावलंबन के कंसेप्ट के साथ जीवन में आगे बढ़ने का जो मौका दे रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज के इस युग में रोजगार के लिए हमारे युवा साथी, हमारे युवा बेटे और बेटियां रोजगार की तलाश में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी कई युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार स्थान नहीं मिल रहा है और आपने ये जो कंसेप्ट एक प्रकार से शुरू किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कंसेप्ट है स्वावलंबित भारत, आत्मनिर्भर भारत, युवाओं का भारत, वो बहुत ही सराहनीय है। ये आने वाले समय में एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सुदृढ़ भारत, आत्मनिर्भर भारत का जितना भी कंसेप्ट है उसके अंदर समाहित है और मुझे आशा है कि निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को इसमें स्थान प्राप्त होगा, वो आगे बढ़ेंगे, वो खुद भी नौकरी करने की जो एक लालसा हमारे युवाओं में है वो नौकरी देने वाले बनेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं पूरी आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे क्योंकि भारत आज, आपको मैं बता दूं कि भारत आज पूरे 100 चैनल का एक नेटवर्क है जिसमें सभी स्टेट के, आप बात करें उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, हिमाचल की, उत्तराखंड की, बिहार की, पंजाब की, सभी स्टेट के अपने चैनल रहेंगे। उसके अलावा कृषि पर भी चैनल रहेंगे, योग पर भी, आध्यात्म पर भी, सभी तरह के चैनल रहने वाले हैं और हम चाहते हैं कि साफ सुथरा और निष्पक्ष होकर हम काम करें, उसी पैटर्न पर हम चलने वाले हैं। सब एक दर्शक हमारे जुड़े हैं, चाहे भारत आज के हैं, हरियाणा आज के, सभी प्लेटफॉर्म पर अभी आपको देखा जा रहा है लाइव। एक सवाल है, राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़ा नाम होता है मुख्यमंत्री अपने आप में, और उनके राजनीतिक सलाहकार यानी मुख्यमंत्री को भी कोई व्यक्ति सलाह दे सकता है?
आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है और सकारात्मक बात कही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 2014 में जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ली तो उन्होंने हमेशा संवाद को खुला रखा। हर वर्ग के लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया, पूरे हरियाणा में प्रयास किया और आज भी कर रहे हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इस कंसेप्ट में सब चीजें अपने आप समाहित हो जाती हैं। अभी आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति 2021 आई है। हरियाणा सरकार ने 2025 में इसको लागू करने का एक प्रकार से संकल्प लिया है। उसके लिए धरातल पर इसको उतारने के लिए संगोष्ठियां चल रही हैं। और जो बात आपने कही है, हरियाणा सरकार का एक ही मुद्दा है कि हम संवाद के द्वारा सभी वर्गों के साथ बैठकर बातचीत करें और उनके सुझाव लेकर अपनी नीतियों को बनाएं। जी, अभी आपने पिछला जो वित्त वर्ष का बजट पिछले वर्ष हुआ है बजट से तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने खुले तौर पर हरियाणा वासियों को कहा था, आप अपने सुझाव दीजिए, आपके सुझावों को हम कंपाइल करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उनको जो है अपने वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल करने का भी प्रयास करेंगे। जी भारती जी, मेरे वरिष्ठ साथी जिनके आपसे सवाल करने को, उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं और ले लेता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपने सीएम साहब को, खट्टर साहब को आपने कोई सलाह दी हो, उन्होंने मान ली हो, कभी उन्होंने कोई आपसे मशवरा मांगा हो और उन्होंने अपनी राय रखी और आपने उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया और वो बाद में मान गए हो मुख्यमंत्री साहब? देखिए, ऐसे है हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही डायनामिक हैं। वो किसी भी बात पर अड़ते नहीं हैं, सबकी राय लेते हैं, सबकी बात सुनते हैं और सबको अपने मन की बात भी बताते हैं। फिर उसके ऊपर जो है कंसेंसस होता है। अधिकारीगण होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें हमारे एमएलए हैं, एमपीज हैं हरियाणा प्रदेश के। इसके अलावा एक बौद्धिक वर्ग है हरियाणा प्रदेश में, वो गांव में भी है, शहर में भी है। और अब जो जिसको हम बुद्धिजीवी कह देते हैं, एक गांव के अंदर जो हल के अंदर फाला डालता था, जिसको हम अपनी भाषा में लोहार कह देते हैं, वो भी अपने आप में एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है। वो अपने क्षेत्र का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है। तो बुद्धिजीवी की पहचान को डिग्रियों से नहीं है कि मैंने एमए कर लिया, बीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, बिल्कुल नहीं है। बुद्धिजीवी की पहचान क्या है? जो समाज के कल्याण के लिए अपनी बुद्धि को लगाए, अपनी शक्ति को लगाए, जिससे समाज का उत्थान हो। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। गुरु नानक देव जी किस स्कूल में पढ़े, किस यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए? महर्षि वाल्मीकि जी बताइए मुझे, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े, किस कॉलेज में गए? और यही नहीं, एक हरियाणा का उदाहरण दे रहा हूँ। दादा लक्ष्मी चंद, उनकी जो काव्य रचना है उसको लोग पढ़ते हैं और याद करते हैं। मुझे बताइए वो किस विश्वविद्यालय में गए थे? तो ये जो कंसेप्ट है ना कि वो आदमी बुद्धिजीवी है, आदमी बहुत ही अक्लमंद है, इसके ऊपर जो है ना डिग्रियों को मापदंड नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जगदीप जी, चाहूंगा आप अपना सवाल भारती जी से पूछ सकते हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये है, अभी चुनाव हुए हैं और सरपंच और पंच चुने जा चुके हैं और उसके बाद मैंने पेपरों में पढ़ा है कि उनकी अब जांच होगी
कि भाई उनके जो उनके दस्तावेज हैं असली है नहीं, तो इसकी जांच पहले क्यों नहीं की जाती सर? देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन भावनाएं जो होती हैं सबसे आगे होती हैं। अभी आपने आदमपुर का चुनाव हुआ, इसी पंचायती राज चुनाव के बीच में पहले एक सत्र का हो चुका था। वहां पर आपने सब चीजों को अपनी आंखों से देखा और जनता का जो उसके अंदर पार्टिसिपेशन था चुनाव के अंदर, वो एक देखने लायक था। मैं स्वयं भी वहां पर 1 महीना रहा हूं चुनाव के अंदर, और वहां पर लोगों से, जब नौजवानों से विशेषकर बातचीत होती थी, और दूसरा वर्ग वो ऐसा था जो समाज की मुख्य धारा से वंचित है, पीछे है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी, व्यवसाय के क्षेत्र में ही। ऐसे जो समाज के लोग SC/BC वर्ग से थे, उनके साथ मेरा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हुआ। तो मैंने बातचीत में उनसे पूछा कि आप अपनी खेती कर रहे हो, छोटी दुकान कर रहे हो, व्यवसाय अपना जो भी है कर रहे हो। ज्यादातर जो नौजवान साथी थे हिसार सिटी में जाते थे, कोई ना कोई छोटा मोटा काम करने के लिए। तो हमने कहा भी आप अपने गांव में क्यों नहीं कर रहे थे यही काम? उनका एक प्रश्न था, वो प्रश्न क्या था कि अब हमें आभास हुआ है कि हम भी हरियाणा के विकास की जो गाड़ी, जो रेल चल रही है, इसमें हम भी बैठ सकते हैं, हमें भी इसका जो है एहसास होगा। तो मैंने उनसे पूछा कैसे लगता है आपको? तो पढ़े लिखे जो बच्चे थे उनसे मैंने पूछा कि क्या इसका मापदंड क्या है, कोई उदाहरण दे सकते हो? तो वो मुझे कहने लगे कि हमारे गांव में 50 बच्चे ऐसे नौकरी लगे हैं, सरकार की जो है, हरियाणा सरकार की मौजूदा नीति के तहत, जिनका कोई भी वाली वारिस नहीं था। उनके पास, बच्चों के पास शिक्षा थी, योग्यता थी, परंतु उनको पिछले जो है 8-10 साल से, 30 साल से नौकरी नहीं मिल रही थी। तो हरियाणा सरकार ने जो पारदर्शिता का मापदंड, मेरिट के आधार पर नौकरी, बिना पर्ची और खर्ची के द्वारा, माननीय मनोहर लाल जी ने जो नारा दिया, हमारे इस क्षेत्र के अंदर सैकड़ों बच्चे उसमें लगे हैं। और एक नौजवान से मैंने बात की, आपको कैसे लगा है, आप हरियाणा सरकार में पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुए हैं, आज आपको क्या लगता है? वो कहने लगा कि हमारा जो स्टार्टअप है, हमारी जो शुरुआत है जीवन की हुई है, अच्छे मूल्यों से हुई है। हमें ये एहसास हुआ है कि हम जो है अपने दम पर कंपटीशन में शामिल होकर रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही विकास के बारे में उन्होंने कहा। अब देखिए, वो कहने लगे 40-50 जो है ना पोर्टल हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना दिए हैं कि कहीं भी चंडीगढ़ जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम घर बैठे ही अपने मोबाइल से कंप्यूटर सेंटर पर जाकर उन सेवाओं को उपलब्ध कर सकते हैं। मैंने एक बुजुर्ग अपने जो थे सज्जन पुरुष, उनसे पूछा आपकी पेंशन है? कहने लगे अभी लगी है। तो मैं क्या, आप फॉर्म भरने के लिए कहाँ गए थे? डॉक्टर के पास गए थे? कहाँ गए थे? कहने लगे जी पता नहीं, मेरे पास तो सीधा जो है आदमपुर की बात सुना रहा हूँ। लेकिन भारती जी, अगर आपको नहीं लगता कि अगर चुने हुए प्रतिनिधि में से किसी के दस्तावेज जाली निकल आते हैं तो आपके विकास को धक्का लगेगा? मेरे वरिष्ठ साथी ने यही सवाल किया था। मैं आपके जो मूल प्रश्न है ना आपका, जी, उस पे आ रहा हूँ। ये जो इलेक्शन के चुनाव प्रक्रिया है जी, जिसके अंदर पंचायती राज एक्ट के अंदर प्रावधान है, जो नया अमेंड अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि पढ़ी लिखी पंचायतें हो, पढ़ा लिखी ब्लॉक समिति हो, पढ़ा लिखा जिला परिषद के अंदर सदस्य आए। तो इसमें अड़चने चैलेंज तो बहुत थी, मगर सुप्रीम कोर्ट तक हरियाणा सरकार इस चीज को जीत कर आई
और मैं ये कहूंगा कि इस बात की मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के अंदर जो भी पंच सरपंच जिन्होंने जिला परिषद के ब्लॉक सभापति के चुनाव में हिस्सा लिया है, वो सभी जो है पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें विवेकशीलता है। अब हरियाणा सरकार ने जो प्रश्न आपने किया है कि एक आदमी ने अप्लाई किया कि मैं पंच का चुनाव लड़ना चाहता हूं, उसकी जो योग्यता का मापदंड है, उसने उसका फॉर्म भरा, सर्टिफिकेट साथ लगाया। अब प्रश्न ये आया कि जब उसका नॉमिनेशन फाइल हुआ तो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट की भी एक तारीख दी जाती है पंचायती राज एक्ट के तहत जी। जो स्थानीय चुनाव आयोग है उसको देखता है। क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे ये सर्टिफिकेट जो है नकली है, असली है, या इसकी गुणवत्ता क्या है, अब वो टाइम शॉर्ट होता है। जैसे मान लो आज नॉमिनेशन हुआ, नेक्स्ट डे उसका जो है ना स्क्रूटनी हम उसको करते हैं डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल, तो उस समय के अंदर उसने वो डिग्री 10वीं की 12वीं की कहाँ से प्राप्त की, ग्रेजुएशन की कहाँ से ली, किस यूनिवर्सिटी से ली, तो उसको एकदम से उसको जांच करके कह देना कि ये गलत या ठीक है, तो उस प्रक्रिया को एकदम से आप डिसाइड नहीं कर सकते। मैं उदाहरण दे रहा हूँ जी। जिस प्रकार से कोई आदमी ग्रुप डी के अंदर अप्लाई करता है कि मैं 12वीं कक्षा पास हूँ, उसने सर्टिफिकेट लगाया, सर्टिफिकेट लगाने के बाद उसको उसका रोल नंबर मिला, वो भी ऑनलाइन उसको जो प्राप्त हुआ, एग्जामिनेशन में बैठा, वो भी उसको क्लियर कर गया मापदंड को, उसकी सिलेक्शन हो गई। तो प्रक्रिया क्या है कि जब सिलेक्शन होती है, तो सिलेक्शन करने वाली जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, चाहे वो HPSC है या HSSC है या कोई अन्य सरकार का इदारा है, उसको ज्वाइनिंग करने के लिए उस विभाग में भेजता है। या मान लीजिए पंचायती राज के अंदर एज ए क्लर्क आपकी जो है ना नियुक्ति हो चुकी है, तो जब वो वहां पर जाएगा तो वो उस विभाग के जितने अधिकारीगण हैं नियमानुसार उसके सर्टिफिकेट की आयु, जो भी योग्यता के मापदंड हैं, उनको चेक करेंगे। अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो उसके ऊपर जो है ना क्रिमिनल ऑफेंस भी होगा कि आपने नकली दस्तावेज पेश किया, और उसकी नौकरी भी जाएगी जी। और जब हम उसको जो है ज्वाइनिंग का लेटर देते हैं तो उसके नीचे लाइन एक लिखी होती है जी। ये इसलिए है कि हमें अपने युवाओं पर या अपने बुजुर्गों पर, माता बहनें बेटी जो भी किसी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेती है, वो एक जिम्मेवारी के नाते, सरपंच के नाते मान लो आ रहा है, तो हम आशा करते हैं कि वो पूरी ईमानदारी से अपने कागज को भरेगा जी। अगर हम पहले ही दिन उसको कह दें, डाउट करने लग जाए, तो वो प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से ठीक नहीं है। MP MLA का भी चुनाव होता है, देखिए, तो वहां भी स्क्रूटनी का टाइम दिया जाता है। तो भारती जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था करना संभव नहीं है कि तुरंत ही स्क्रूटनी के वक्त ही उनकी जांच पड़ताल की जा सके, जाली दस्तावेज को निकाला जा सके, उसको अयोग्य घोषित किया जा सके? उसका है, ये नहीं आप कह सकते कि तुरंत नहीं। तो वही जानना चाहते हैं आपसे। ये क्या होता है कि मान लो मैंने नॉमिनेशन फाइल किया जी पंची के लिए, ठीक है ना जी, और एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन कर दिया, क्योंकि गांव में तो सब एक दूसरे को जानने वाले होते हैं जी। जब किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि इसकी डिग्री, इसकी योग्यता नकली है, ठीक है ना जी, ऑब्जेक्शन कर दिया, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो अधिकारी जिसकी ड्यूटी लगी है जी, तो वो उस ऑब्जेक्शन लगे को जो है ना रिमूव करने के लिए उस पर फैसला तुरंत करता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तब की बात है, नहीं आता है तो वो चलता रहेगा, बाद में पड़ताल होगी और जाली है तो फिर अयोग्य घोषित किया जाएगा, दोबारा चुनाव होगा। तो क्या उस चुनाव का खर्चा उसके सर डाला जाएगा, पेनल्टी डाली जाएगी उस व्यक्ति पर? वो जो हमारा राज्य का जो चुनाव आयोग है जी, उसकी नियमावली है, उसके अंदर अगर कोई आदमी ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो दोनों चीजें हैं उसके अंदर। दोनों चीजें क्या है कि जिस चुनाव के अंदर उसने हिस्सा लिया वो तो इनवैलिड होगा ही जी, और आर्थिक तौर पे जो खर्चा सरकार का है या किसी का है उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। मगर आपका जो प्रश्न है जो अभी आपने उठाया है ये बहुत अच्छा है। देर तक लटकाने की बजाय उसको टाइम बाउंड करना चाहिए कि चुनाव होने के बाद
भी अगर कोई इसकी रिट पिटीशन डालता है, इसमें दो प्रावधान है। पंचायती राज चुनाव में जब चुनाव की डिक्लेरेशन हो जाएगी, एक तो ये है कि वो संबंधित डिप्टी कमिश्नर्स को अपनी शिकायत कोई भी आदमी व्यक्ति दे सकता है। दूसरा ये है कि 30 दिन का समय होता है पंचायती राज एक्ट के तहत, वो एक याचिका जो है संबंधित अधिकारी को दे सकता है। तो जो भी उसके अंदर जो प्रावधान किया गया है, इन दोनों जगह पर जा सकता है। जब डीसी पे एप्लीकेशन जाएगी, वो भी उस अधिकारी को रेफर करेंगे कि मेरे पास ये शिकायत आई है, मगर ये एक टाइम बाउंड प्रक्रिया के अंदर होना चाहिए इसका डिसीजन। इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। और हम जो है हरियाणा सरकार को ये कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, और जो आयोग चुनाव आयोग ये कर रहा है, तो इसकी जो है ना नियमावली के तहत जो समय तय सीमा है, उसके अंदर जो है निश्चित तौर पर इसको डिसाइड किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत आज की आवाज को आप मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएंगे। हमारे कुछ साथी भी हैं जो बड़ा बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे कि भारती जी जब पहुंचेंगे तो उनसे सवाल करेंगे। हमारे साथी अगर कोई सवाल लेना चाहे तो ले सकते हैं। जी विजय जी, अभी आपने कहा है सर कि डॉक्यूमेंट्स की जांच कराना बहुत मुश्किल है सर, फिर डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम बाबा आदम जमाने के युग की बात कर रहे हैं, एक तरफ डिजिटल इंडिया कह रहे हैं। क्या डिजिटल इंडिया की बातें बेमानी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप डिजिटल इंडिया का जो पूरा कंसेप्ट है उसको समझें। डिजिटल इंडिया केवल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं है। एक बात समझिए, थोड़ा सा मेरा निवेदन आपसे। देखिए, 2014 से पहले जब कोई आदमी किसी नौकरी के लिए अप्लाई करता था, ऑफलाइन सिस्टम था, फॉर्म भरता था। फॉर्म भरने के बाद रिक्रूटमेंट एजेंसी जो भी है उसके कार्यालय में जमा कराने के लिए आता था। लंबी लंबी लाइनें लगती थी और कई लोग ये कहते थे कि मैंने फॉर्म तो जमा करा दिया मगर मुझे रोल नंबर ही नहीं मिला एग्जाम में बैठने का। तो बाद में पता चलता था कि वो जो एक गट्ठा था जो बंधा हुआ था जी, उसको किसी ने देखा ही नहीं। तो हमने 2014 में जब हमारी सरकार आई, हमने क्या किया, डिजिटल हरियाणा वाला, डिजिटल इंडिया वाले कंसेप्ट को शुरू किया। कैसे किया कि आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, अपने घर से करेंगे बैठकर जी, चंडीगढ़ आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसके अंदर क्या था, हमने टाइम बाउंड दिया, अभी आप 20 दिन के अंदर अप्लाई करेंगे। मान लो किसी बच्चे ने कोशिश की और उसका जो है अपलोड नहीं हुआ डॉक्यूमेंट, वहां भी डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं जी। मैं 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ, मैं किस कैटेगरी का हूँ, मेरी आय का क्या सर्टिफिकेट है, उसने दे दिया। अब मान लीजिए कि उसने जो डॉक्यूमेंट दिया मान लो फर्जी था, मैं आपकी बात की तरफ जा रहा हूँ, तो वो उस पोर्टल के माध्यम से सरकार के पास जो एजेंसी रिक्रूटमेंट में चल रही है उनके पास आता था। आने के बाद उसको रोल नंबर जारी करने से पहले प्राइमरी स्टेज पर उसको चेक किया जाता था कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट है एट द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मान लीजिए वो कहता है जी मैंने मणिपुर की किसी यूनिवर्सिटी से बीए की हुई है और बीए की डिग्री उसमें कंपलसरी है, योग्यता है, तो एकदम से आप सोचो कि उसी दिन वेरीफाई करें, नहीं हो सकता। वो कैसे होगा, थोड़ा मेरा निवेदन है समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमने उस पर काम किया। जब तक नीचे की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने आप को डिजिटल नहीं करेंगे और उस पोर्टल के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो तब तक जो है बटन दबाकर डिजिटली उसकी जो मापदंड है, ये सही है गलत है, उसका पता हम नहीं लगा सकते।